अच्छा जी, हमने एक चीज़ तो पढ़ ली है, देख ली है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना हमारा, इसमें से मिनिमम आपको कितने मार्क्स आने हैं? 20 नंबर आने हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये 20 नंबर सिक्योर करना सबसे आसान है, बकवास कर रहे हैं। अगर इतने आसान होते तो हमारे सारे दोस्त फेल क्यों होते? बिकॉज वो बिज़नेस को बर्डनाइज करके पढ़ते हैं, हम बिज़नेस को इंजॉय करके पढ़ेंगे, लिंक बना के। मैं आपसे सिर्फ अभी क्लास के स्टार्ट के ऊपर ना एक दो बातें करता हूँ। हमने इनकम टैक्स पढ़ा। इनकम टैक्स में हमने पढ़ा कि अगर आपने प्रॉपर्टी कोई रेंट पे दी है, उसका रेंट आएगा, किसका पार्ट बनेगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग हेड है, अलग हेड है, ठीक है। अगर आपने ज़कात पे की है, क्या करते हैं इनकम टैक्स में? हाँ, डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम से क्या करते हैं? लेस करवा देते हैं। अगर आपको मिला डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव की है, किस हेड में जाएगा? एफटीआर में। उसका एक अलग ही हेड है, ये एफटीआर की चीज़ है। आपने शेयर्स बेच दिए, कहाँ जाएंगे पैसे? कैपिटल गेन में। इसका मतलब हमें एक चीज़ ना बड़ी डिफाइंड पढ़ के आए हैं, शेयर्स बेचेंगे कैपिटल गेन में जाएंगे, अलग डिफाइंड हेड है। अगर आपको रेंट मिलेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, अलग डिफाइंड हेड है। डिविडेंड मिलेगा, कहाँ जाएगा? एफटीआर में, अलग डिफाइंड हेड है। प्रॉफिट रेट मिलेगा बैंक से, कहाँ जाएगा? अलग डिफाइंड हेड है, एफटीआर है। ज़कात पे की है, क्लेम करो। डोनेशन दी है, रिबेट्स लो। तो हमें पता है टैक्स में कुछ चीज़ों के स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट है जो हमने करने हैं। अब बिजनेस में क्या है? अकाउंटिंग वर्सेस टैक्स। इस वक्त जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, सिर्फ यही बातें अगर आप जहन में बिठा लें तो सीआर का डेफर टैक्स IAS 12 में जो करंट टैक्स की कैलकुलेशन सारी यही है। जो हम बातें कर रहे हैं, आपका हाफ चैप्टर है वहाँ का। इस चैप्टर के बाद सिर्फ डेफर टैक्स देख लें कैसे कैलकुलेट करना है, डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज़, बेनिफिट्स को और उसका प्रिंसिपल, आपका डेफर टैक्स फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। यही बातें अब इनको समझना है कि हमने क्या है और क्या नहीं है। देखिए हमारे पास ना इस वक्त दो इदारे हैं, एक है बिजनेस, एक है FBR। टैक्स किसने लेना है? टैक्स किसने लेना है? तो FBR ने जो टैक्स लेना है, क्या आपको आपकी बताई हुई इनकम पे लेगा कि अपने बताए उसूलों के मुताबिक इनकम पे लेगा? अपने बताए। अगर आपको आपकी बताई हुई इनकम के मुताबिक ले रहा हो टैक्स, तो कभी भी आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अनएडजस्टेबल एडवांस ना लेके जाए। आपके भाई मैंने तो वापस करा, मेरी इनकम कौन सी है? अगर आपको कहा जाए कि अपनी मर्जी का टैक्स पे कर दें, आप कभी भी जिंदगी में जो है आपका 450 डिपॉजिट उसको ना ट्रेड करें। अगर आपको कह दिए अपनी मर्जी का टैक्स पे करो, आपकी इनकम लाख होगी, खर्चा आप 2 लाख दिखा देंगे। तो इसलिए लॉज हैं, कानून है, बताते हैं कि ये चीज़ क्या होनी चाहिए, हमारे असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। तो अब हम आ रहे हैं बिजनेस में। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो दो इदारे, एक इदारा फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, FBR। कॉलेज वाले भी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और एक FBR के असूल भी आएंगे। तो अब है अकाउंटिंग वर्सेस FBR। क्या है? अकाउंटिंग वर्सेस FBR। हकीकत में बिजनेस की कहानी यही है। इसको इतना अच्छा समझ लीजिएगा कि आप मुझे दवाएं देंगे CR में, आपका सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड जो है फिंगर टिप्स पे होने लगा अभी। अकाउंटिंग वर्सेस FBR, टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स चाहिए और टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स उस इनकम पे चाहिए जो एज पर टैक्स कैलकुलेट की हुई है। टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स चाहिए और टैक्स अथॉरिटीज़ को उस इनकम के मुताबिक टैक्स चाहिए जो एज पर टैक्स लॉज कैलकुलेट की गई है। और अकाउंटिंग वाले टैक्स को मानते नहीं। इस वक्त इस इदारे में जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसको शायद ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं होगा कि टैक्स के रूल क्या हैं। उसको बस आ गया कि भाई ये पैसा आया, इनकम रिकॉर्ड कर लो, खर्चे के एक्सपेंस कर दो, वो सिंपल कर रहा होगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं बिजनेस। बिजनेस का सबसे अहम जो स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट निकालती है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज सारी कहानी इसके ऊपर बेस करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बेसिकली बनाते हैं बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये बनाया है किसने?
अकाउंटेंट ने। किसने बनाया? अकाउंटेंट ने। ये जब अकाउंटेंट भाई साहब बना रहे हैं तो ये बन रहा है एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। किसके? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपका IAS 16 यहाँ लगेगा, आपका IAS 36 यहाँ लगेगा, आपका IAS 20 यहाँ लगाएंगे, आपका IAS 38 यहाँ पे लगाएंगे। आपके वो तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप पढ़ के आए हैं उसके मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना के बैठे हुए हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रा एक बड़ा हम बेसिक सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बड़ा बुनियादी सा। ज़रा बनवाइएगा मुझे साथ साथ कि हम किस तरह लेके चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगी सेल्स, हम यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स। सेल्स में से हम क्या करवाएंगे? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस, इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही है, सही है। इन्वेंट्री लगाया, IAS 2 हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमने लेस करवाने हैं। हम पहले इसमें अदर इनकम ऐड कर लेते हैं, वो ईजी हो जाएगा। जो हमारी अदर इनकम होगी अकाउंटिंग्स की, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब अदर इनकम क्या है? SBI कॉलेज है, SBI का अकाउंटेंट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, और SBI के पास एक साथ बिल्डिंग और है जिसका मालिक SBI है, और SBI ने इसका रेंट पे दी हुई है। तो जो हर महीने रेंट रिसीव होगा अकाउंटेंट को, क्या करेगा अकाउंटेंट? वो इसको अदर इनकम में लिख देगा। तो इसका मतलब जो रेंट रिसीव होगा एज पर अकाउंटिंग गलत है? नहीं, एज पर अकाउंटिंग तो बिल्कुल ठीक है, एज पर अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा एज पर अकाउंटिंग जो बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे, आप पढ़ के आ चुके होंगे अकाउंटिंग में, जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं कैश डेबिट या बैंक डेबिट, तो अदर इनकम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आप ये PRC में अकाउंटिंग एंट्री पढ़ के आ चुके होंगे, तो आप लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, SBI के पास कोई 5-6 खेत हैं, किराए पे दिए हुए, किराया आ रहा है, या गंदम लेकर रखी हुई है, बेच रहे हैं, तो या अंडे बेच रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम। भाई अकाउंटेंट को पैसे आए, उससे पूछा कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहा जी आते साहब के 5 खेत हैं, पैसे आए हैं। ठीक है जी, मालिक की इनकम में लिख दी, अदर इनकम ही है, सही ऐड किया। इन्वेस्टमेंट की हुई थी, डिविडेंड रिसीव हुआ, क्या कर दिया? ऐड कर दिया। गलत किया। 30 जून आई, इन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकाली, बैंक स्टेटमेंट में देखा इन्होंने अपने पैसे रखे हुए थे, तो बैंक ने उसके ऊपर क्या दे दिया? इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट का वर्ड लिख लेता हूँ। हम अकाउंटिंग में इंटरेस्ट लिखते हैं, लेकिन टैक्स में हम इसको किससे पढ़ते हैं? प्रॉफिट ऑन डेट से। ये हमने ऐड कर दिया। कोई गलत किया? सब कुछ ठीक किया एज पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बिल्कुल ठीक लगाए हैं, कोई चीज़ खिलाफे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं की। आप बेशक ऑडिटर्स को ले आए, लेकिन ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस लेस करवा लेंगे। वो भी इसमें चलें, एक और इनकम ऐड कर लेते हैं, वो हमारे लिए बड़ी रेलेवेंट होगी। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, वही कंसिडरेशन रिसीव माइनस WDV, गेन हुआ तो आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही है। मैं एक्सपेंसेस ना यार, यहाँ पे सही आएगा व्यू, ये बीच में आएगा, ये चलिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ। हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते हैं कि इसके बाद हमने क्या करवाने हैं? एक्सपेंसेस लेस करवाने, यहाँ तो ठीक आएगा। अब इसमें के बाद हमने क्या करवाने हैं? यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस लेस करवाने हैं।
जो एक्सपेंसेस हुए होंगे, एक्सपेंसेस सारे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मेरे बोर्ड के नीचे जगह नहीं है, इसलिए एक्सपेंसेस सारे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, हमने बिजनेस में कौन कौन सा इसने खर्चा लेस कराया होगा। सबसे पहले अगर ये सैलरीज पे कर रहा है, लेस की होंगी। अब कुछ सैलरीज कैश के ऊपर पे होंगी, कुछ सैलरीज किसके ऊपर पे की जाएंगी, बैंक में, ऐसे ही है ना। लेकिन अकाउंटेंट ने सही लेस की सैलरीज। उसके बाद आप अगर रेंट पे कर रहे हैं, रेंट भी लेस करवा सकते हैं। रेंट भी कैश पे हो सकता है, बैंक में हो सकता है। उसने पे किया, इससे यहाँ लेस करवा दिया। और बताएं भाई, डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन IAS 16 के मुताबिक, ये आपने किसके मुताबिक निकाली होगी, IAS 16 के मुताबिक। वो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड आपने क्या किया होगा, डेप्रिशिएट किया होगा। उसके बाद अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल्स, अमोर्टाइजेशन IAS 38 के मुताबिक आपने बिल्कुल ठीक लेस करवाई होगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई एसेट इम्पेयर हो गए हैं, इम्पेयरमेंट लॉस आपने लगाया होगा स्टैंडर्ड IAS 36, बिल्कुल क्या किया होगा, ठीक लेस करवाया होगा। हाँ चलें, आपका जी रीवैल्यूएशन लॉस यहाँ पे है, आपका लॉस ऑन डिस्पोजल, आपने एसेट्स बेचे वो यहाँ पे है। ये सारे आपने एक्सपेंसेस लेस किए हैं। क्या अकाउंटेंट ने कुछ गलत लेस की है, बिल्कुल ठीक है। IAS 16 लगाया, 16 लगाया, 38, हर चीज़ एज पर क्या है, स्टैंडर्ड चल रही है। आपका प्रोविजंस आ जाएंगी, प्रोविजंस सबकी लिख रहा हूँ मैं, बैड डेट्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, वारंटी हो गया, सबकी प्रोविजंस जो हैं वो क्या की होंगी, आपने यहाँ लेस की होंगी, ठीक है। उसके अलावा और मोटे मोटे खर्चे कौन से हो सकते हैं, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आ गई। और बताएं, सारा कुछ एडमिन में आ जाएगा, सैलरीज लेंगे ना। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेस करवाई। इन्होंने देखा कि बिज़नेस जो है वो हर साल ज़कात पे कर रहे हैं। अकाउंटेंट कहते हैं यार रमज़ान का महीना आया है, ये जाके 5 लाख ज़कात दे आओ। अकाउंटेंट जाएगा, ज़कात दे के आएगा, क्या करेगा, एक्सपेंस बुक कर लेगा। इसका मतलब जो अकाउंटेंट ने ज़कात पे की, बिजनेस की ज़कात थी, लेस करवा देगा यहाँ पे। एज़ पर अकाउंटिंग क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक। अगर बिजनेस कोई डोनेशन कर रहा है, क्या करवा देगा, लेस करवा देगा, ठीक है। ऐसे ही है। और कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, मेरे ख्याल से यही मोटे मोटे एक्सपेंस हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते एक्सपेंसेस कि हो सकते हैं, सोचें, यही एक्सपेंसेस हैं। अगर हुए तो अकाउंटिंग एक्सपेंस सारे लेस करवाए। अब ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उससे कैलकुलेट किए, यहाँ पे ला के लेस करवाए और उसने यहाँ पे निकाल दिया प्रॉफिट, ग्रॉस नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया प्रॉफिट। और उसने कहा अच्छा एफिशिएंसी मारी, प्रॉफिट निकल आया है, कहा जी मालिक को सारे प्रॉफिट ये है, इस पर टैक्स रेट लगाते, टैक्स निकाल लेते हैं। और उसने फिर क्या किया, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जो भी टैक्स था आपका, जो टैक्स रेट था उससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास टैक्स एक्सपेंस आया। उस टैक्स एक्सपेंस के बाद जो है उसने क्या निकाल दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये निकाल के वो बैठ गया कि यार ये हमारा क्या है, ये हमारी इनकम आ रही है, ये हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब वो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के बैठेगा और एफबीआर को जी ये हमारा प्रॉफिट है, ये टैक्स है, तो एफबीआर ले लेगा, नहीं। अब ये सारा कुछ हुआ है एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिल्कुल ठीक हुए, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिल्कुल ठीक हुआ है।
आपको सवाल जब बिज़नेस का आएगा, उस बिज़नेस के सवाल में आपको यही गिवन होगा। उस बिज़नेस के सवाल में उसने आपको हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट बताया होगा, जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स होके आई होंगी जो एज़ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ठीक किया होगा। अब हमें क्या चाहिए? हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज़ की। एफबीआर कहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, हमारे रूल्स। एफबीआर ने कुछ रूल्स बताए हैं। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, वो कहता है कि इनकम की कैलकुलेशंस हमारे मुताबिक होनी चाहिए। वो पूछता है कि यार ये तुमने क्या, जब आपने अपनी इनकम कैलकुलेट की, आप एफबीआर के पास चले गए, सर इस इनकम पर टैक्स ले लें, वो आपसे एक सवाल पूछेंगे कि यार तुमने इनकम हमारे मुताबिक कैलकुलेट की है? जी आपके मुताबिक। तुमने हमारे रूल्स देखे हैं? जी वो कौन से रूल्स हैं? आपने कहा भाई ये ज़रा लाओ अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आप अपना ये लेके गए। उसने कहा तुमने यहाँ पे तो डोनेशन लेस कराई हुई है, एक्सपेंस। ने कहा हाँ जी हमारा खर्चा था, हम तो हर साल करते हैं। उसने कहा नहीं, हम तो टैक्स वाले कहते हैं डोनेशन करोगे रिबेट मिलेगा, तुम डोनेशन कभी एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे मुताबिक नहीं हुआ। ज़कात लेस की है? जी हम हर साल पे करते हैं। वो कहेगा जी हम तो ज़कात का खर्चा नहीं मानते, अलाउंस करो, तो ये भी एज़ पर हमारा नहीं हुआ। वो कहते हैं ये प्रोविजंस लिस्ट कराई हैं, किस किस की? ये डाउटफुल डेट की प्रोविजंस हैं, वारंटी की प्रोविजंस हैं, स्लो मूविंग इन्वेंट्री की है। टैक्स वाले कहते हैं हम तो किसी प्रोविजंस को मानते ही नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं बट इस प्रोविजन हो जाएगा, हुआ है नहीं, भाड़ में जाओ, तो हमारे मुताबिक नहीं है। ये क्या है जी? रिवैल्यूएशन लॉस। कौन सी रिवैल्यूएशन? वो क्या होती है? कौन सी रिवैल्यूएशन? सर वो बिल्डिंग थी, वो हमने ली थी करोड़ की, वो हमें लगा पता 90 लाख की है, क्या 90 की हो गई? सर नहीं, लेकिन अकाउंटिंग वाले कहते हैं हम तो नहीं मानते। इसका मतलब टैक्स के मुताबिक टैक्स वाले इसको नहीं मानते। सर इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? सर वो लग रहा था गाड़ी को स्क्रैच मारे थे, गाड़ी की कीमत कम हो गई है, बेच दी है। नहीं गाड़ी में चला रहा हूँ, गाड़ी की कीमत कम हो गई है, हम नहीं मानते। सर अमोर्टाइजेशन, वो क्या होती है? जिस वो सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किया था, सॉरी हम नहीं मानते। जी हमने डेप्रिशिएट किया है, अच्छा कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन, वो क्या होता है? हम तो नहीं मानते। जी हमने किया है ये आपका प्रोडक्शन मेथड, हम नहीं मानते। कहते भाई जो डेप्रिसिएशन निकाल लिया, क्या आपने हमारे रूल्स के मुताबिक निकाल लिया है? आपके रूल्स? जी हमारा एक ही रूल स्टैंडर्ड है, WDV। नहीं सर ये तो WDV भी नहीं निकाली, सॉरी ये भी नहीं। ये लॉस ऑन डिस्पोजल क्या टैक्स के मुताबिक है? जब डेप्रिसिएशन टैक्स के मुताबिक नहीं होगी तो क्या लॉस भी हमारे मुताबिक होगा? ये हम ये भी नहीं मानते। इसका मतलब अकाउंटेंट ने जो चीज़ की, टैक्स वाले ने क्या किया, हम नहीं मानते। क्योंकि वो कहते हैं हमने हर चीज़ के टैक्स रूल्स रखे हुए हैं। टैक्स रूल्स बेसिकली बेस करते हैं पेमेंट्स एक्चुअल चीज़ों पे। सर लॉस ऑन डिस्पोजल एक्चुअल नहीं है, प्रोविजन एक्चुअल नहीं है, इम्पेयरमेंट एक्चुअल नहीं है, मोडाइजेशन एक्चुअल नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्चुअल नहीं है, कहते हम नहीं मानेंगे। अच्छा सर सैलरी पे की है, मानते हैं? हाँ सैलरीज मानता हूँ। कैसे पे की हैं? कैश में, नहीं मानते। टैक्स वाला कहता है खर्चा पे करना बैंक से करो। तुमने अगर कैश पे सैलरी पे कर दी, कैश पे रेंट पे कर दिया, कैश पे कोई खर्चा पे कर दिया, हम नहीं मानते। अब सैलरी भी ठीक है, एक्सपेंस भी है, मानते भी हैं, रूल क्या कह दिया था? एज पर बैंक को। पेमेंट कहाँ से हो? बैंक से। हमने कहाँ से पेमेंट कर दी? सर हम नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटेंट ने जो इतनी सारी कहानी कराई एज पर अकाउंटिंग तो बिल्कुल ठीक थी। अकाउंटिंग में कई रूल पढ़ा आपने? पूरी अकाउंटिंग पढ़ पढ़ के बाबे हो गए हैं, हर अटेम्प्ट में फेल कराते अपने FR, लेकिन हमें कोई रूल नहीं पढ़ के आए, बिकॉज वो एज पर स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ठीक था और ये एज पर स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक बना हुआ है। टैक्स वालों के अपने रूल्स हैं, कहते हैं भाई टैक्स हमने लेने और टैक्स मस्ट बी कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू अस, जो हमने रूल बताए हैं तो इसको कन्वर्ट करो, हम तो उसको नहीं मानेंगे। अच्छा ये तो सारे ख़त्म कर दिए, और असल छुरी फिर भी कहानी किसके ऊपर है? एक्सपेंसेस पे। बिकॉज रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस होगा तो प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंस ज़्यादा प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम टैक्स कम, तो वो किसको रोकते हैं? एक्सपेंस को। एक्सपेंस कम प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा
टैक्स पे ज़्यादा, तो इसलिए ये पंगे डलते हैं। अच्छा, अदर इनकम पे, अच्छा अदर इनकम पे माशाल्लाह रेंट रिसीव हुई है, हाँ जी, तो भाई आपने कैफ का टैक्स नहीं पास किया था? सर नहीं, वो इतना फेल हुआ, छोड़ दिया। तो उसमें बताया था कि सेकंड हेड ऑफ इनकम आपका इनकम और प्रॉपर्टी था, और क्लियरली बता दिया कि टैक्स में बेशक तुम्हारे पास 1000 घर ही क्यों ना हो, तुम किराए पे दोगे, किराया कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तुमने बिजनेस में रखा हुआ है तो बिजनेस के नहीं है, इसको कहाँ लेके जाओ? इनकम प्रॉपर्टी में। वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जाके पूरे रूल्स लगाओ, वो रेंट रिसीव्ड, फॉरफिटेड डिपॉजिट है, उसके वो खर्चे लेस करवाओ, 1/5 ऑफ रुपये, सारा कुछ प्रॉपर्टी निकालो। तो इसका मतलब आपने इनकम ठीक ऐड की है। टैक्स वाले कहते हैं इनकम यहाँ नहीं आनी चाहिए, कहाँ जाए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाए। आपने कहा ठीक है। बेटर रिकवरी, उसने जब आपकी ये ही नहीं मानी प्रोविजंस, तो ये मानेगा? कहेगा नहीं, ये रिकवरी निकालें हमारे मुताबिक, हमारे अपने रूल्स हैं रिकवरी के, आपके नहीं मानते। एग्रीकल्चर इनकम आपने इनकम में ऐड किया, उसने कहा भाई हम पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर इनकम, अगर तुमने क्लास बंक ना की होती, तुम्हें पता होता कि क्या होती है एग्जाम्प्ट, जब ये इनकम एग्जाम्प्ट है तो इनकम ही आनी चाहिए, तुमने क्यों ऐड की हुई है? अगर तुम ज़्यादा शौक है इनकम बढ़ाने का, टैक्स पे कर दो हमारी जेब में, ना कि सिस्टम में। वो वाला याद है ऐसे से करके। उसके बाद डिविडेंड, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, आपको इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई, आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना के आते हैं, पढ़ के आते हैं, डिविडेंड रिसीव इनकम में ऐड कर देते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते हैं, डिविडेंड रिसीव इनकम में ऐड किया होता है आपने, देखते हैं अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक हुई है इसकी। टैक्स वाले कहते हैं डिविडेंड रिसीव तो एफटीआर में जाना चाहिए, अलग है, तो आपने बिजनेस में क्यों ऐड की हुई है? ठीक है, निकालो इसको। अगर आपको रिसीव हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट, कहाँ जाना चाहिए? एफटीआर में, यहाँ क्यों ऐड किया हुआ है? निकालो। अगर उन्होंने इस लॉस को नहीं माना, इस गेन को भी नहीं मानेंगे, तो सर दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ये है मेन प्रॉब्लम जिसको अब क्या करना है, आपने ठीक करना है। आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन होगा और आपने क्या करना है, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स के प्रॉफिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपके सामने ये एक सवाल डिस्कस करता हूँ। हमने बिजनेस की ABC भी नहीं पढ़ी, एक ये सवाल पंगे सारे यही हैं। अब ये सवाल 19 नंबर का है ना, अगर मैं इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ूं और इसकी मार्किंग स्कीम देखूं, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, इस बिज़नेस का सवाल करने बैठेंगे तो बिज़नेस के सवाल में कुछ ऐसी इनकम है जो बिज़नेस से बिलोंग नहीं करती, जो कहाँ जानी चाहिए? दूसरे हेड ऑफ इनकम में। तो हम जब उसको दूसरे हेड ऑफ इनकम में लिखेंगे उसके मार्क्स होंगे। तो ये 19 नंबर सिर्फ बिज़नेस के नहीं है, 19 नंबर दूसरे हेड ऑफ इनकम्स कैलकुलेट करने के भी हैं, जिससे अभी बात करते हैं। बिज़नेस पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। सवाल हमारा 19 नंबर का है। इस 19 नंबर के सवाल में मैं सिर्फ इस नॉलेज अभी पढ़ी है और वो जो मैं प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर्स और सीख के आया हूँ, अगर मैं वही सही अप्लाई कर दूँ, आई कैन ईजिली सिक्योर अप टू 8-9 मार्क्स ईजिली। बिजनेस की एक एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं बिजनेस। देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड अंडर कंप्यूट अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। इसका मतलब इस सवाल में मल्टीपल हेड्स हैं, उसके लिखने के नंबर है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम जरा सवाल पे आते हैं। मोमिन मेयर्स प्रोडक्ट्स MMP इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ओन्ड बाय मोमिन खान, specialized in the production of food ingredients. Following information has been extracted from MMP's record for the year ended 30 June 2016. Sales given है, cost of sales given है, GP given है। उस तरह से साथ क्या क्या दिया? एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये सारा एज पर अकाउंटिंग, ये जो हमने पढ़ा ये निकाला है। अब उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यार अब इनमें पंगे हैं। वो पंगे यही जो अकाउंटेंट ने किए हैं, टैक्स वाले नहीं मानते, हमने यह करना है उनको बिल्कुल ठीक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स में कहता है एक अमाउंट शामिल है जिसमें 10% नेट डिस्काउंट है और उसमें सेल टैक्स भी शामिल है, तो सेल टैक्स सेल का पार्ट नहीं बनता, हम बिजनेस पढ़ेंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद है आपको 19,25,000 मिला है एज अ कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर सवर डैमेज टू मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। अब देखें उसकी मशीन डैमेज हुई है, उसका सेल्स में ऐड कर दी है। अब बेसिकली ये तो हमारा एसेट का डिस्पोजल है, डेफिनेशन डिस्पोजल की, डिस्ट्रॉयड। जब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होगी हम क्या निकालेंगे? कैपिटल गेन। तो ये चीज़ सेल्स में ऐड है, ये सेल्स में नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा समझ लगी, तो ये चीज़ क्या होगी? सेल्स से रिमूव होगी।
अब कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में 8 मिलियन पे किया आपने इंग्रेडिएंट मिक्सर मशीन का, जो मलेशिया से इंपोर्ट की थी, अब ये मशीन में उसने ऐड की है। अब आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि अब मशीन खरीदेंगे, एक्सपेंस होता है वो नहीं, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, बाद में करते हैं डेप्रिशिएट। इसने क्या किया है लेस, हम क्या करवाएंगे ऐड बैक करा देंगे। फिर अकाउंटिंग डेप्रिशिएशन कितनी है 18 मिलियन की, तो भाई उसने कहा मैं अकाउंटिंग की मानता ही नहीं हूँ, क्या करनी है ऐड बैक करनी है इसी बेस पे। फिर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सेल्स कमीशन पेड टू ₹325 पेड टू मार्केटिंग मैनेजर बाय अ बेरेट चेक फॉर एक्सीडिंग अ सेल्स टारगेट। बेरेट चेक है अलाउ है भाई, पेमेंट कहाँ से की है बैंक से, मानते हैं ठीक ही है, कैश में होती नहीं करने देनी चाहिए। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया आपने, इससे एक्सपेंस नहीं होता। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मोमिन खान का, मालक का। ये जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, ड्राइंग्स जो है वो एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग्स कभी भी एक्सपेंस नहीं होता ना, तो ये भाई पर्सनल है नहीं आएगा। अब देखें कहानी कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 1 2 3 तो फिर भी बिजनेस से ताल्लुक रख रहा है इसका। पॉइंट नंबर 1 2 और 3 का ताल्लुक बिजनेस से है। अगला पॉइंट देखते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस जो 2000 रुपये के इससे लेस कराए हैं, इसमें वो क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ ₹6 लाख। इन 2 लाख में 2 मिलियन में 6 लाख का इंटरेस्ट शामिल है। ऑन ₹5 मिलियन बैंक लोन ऑब्टेन ऑन 1 जुलाई 15, इंटरेस्ट रेट कितना है 12% का। इसमें से 4 मिलियन उसने प्लॉट के लिए लिया है फॉर लीजिंग पर्पस, और 1 मिलियन उसने लिया है अपनी वाइफ के लिए। तो भाई ये तो पर्सनल है उसका, तो नहीं होना चाहिए ना, बिजनेस में चाहिए, तो उससे लेस किया हुआ है, हम क्या करेंगे इसको ऐड बैक कर देंगे। फिर अदर इनकम में कंप्राइजेज ऑफ रेंटल इनकम की, जो अदर इनकम इसने हमें यहाँ पे गिवन की है 650 की, उसमें क्या है 4.5 लाख की रेंटल इनकम शामिल है, और उसमें 2 लाख का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी शामिल है। ये चीज़ उसने यहाँ ऐड कर दी है, 4.5 और 2 6.5, ये तो इनकम प्रॉपर्टी में आना चाहिए, हम कहाँ ले जाएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, यहाँ लेस करवाएंगे। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 5 इज टोटली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेशन 3 नंबर की हो गई है। आप जो रेंट रिसीव हुआ है वो पकड़ेंगे, डिपॉजिट को ऐड करेंगे, जो खर्चे हुए हैं जो गिवन किसी इसने किए हैं कि टेनेंट को दिया 50,000 रुपये लैंड लेवलिंग का किया, 20,000 रुपये ग्राउंड रेंट है, 25,000 रुपये रेंट कलेक्शन है, आप प्लस करवाएंगे, आप इनकम प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो इसका मतलब इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, उसका हेड अलग बनाएंगे, प्रॉपर्टी अलग कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस अलग कैलकुलेट करेंगे। इसलिए रिक्वायरमेंट में क्या था कि क्या निकालना है हेड ऑफ इनकम। अब ये 19 नंबर का सवाल है, ईमान से बताइएगा, हमने बिजनेस का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, सिर्फ इस नॉलेज की बेसिस पे जो आपको रफ सा आइडिया दी है, अगर आप यही प्लस माइनस कर दें, सिर्फ प्लस माइनस, मेरे ख्याल से आप इस काबिल हैं कि आप पॉइंट नंबर 4 सही कर सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी आपको आती है, आप कर लें, 3 बार पक्के हो गए। आपको ये लग गया पता पढ़ के यार ये पर्सनल एक्सपेंस है, यही आना चाहिए, ऐड बैक कर दो, पर्सनल लोन यहाँ नहीं, उसने मशीन को एक्सपेंस किया है, मशीन को ऐड बैक कर दो, सिंपल प्लस माइनस, आपके 10 नंबर इस पे पक्के हैं। और वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन मैं आपको 5 रुपये डिस्कस करके बता रहा हूँ, आपको मैं इसकी मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, मुझे याद रहा नेक्स्ट लेक्चर्स में। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया विदाउट स्टडिंग ABC ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। सो व्हाट इज़ डिफिकल्ट, ये वेयर स्टूडेंट लैक्स, स्टूडेंट्स एक्चुअली लैक के बिजनेस को डील कैसे करने। आप देखें 4 चैप्टर हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, मर जाएंगे कर करके। क्या कोई 4 चैप्टर में हर चीज़ करने वाली है? ऑपरेटिंग पार्ट तो ये है, मैंने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया, सवाल 19 नंबर का है, मैं आपको अभी दूं जितना डिस्कस किया करके दे, आपके मरे से मरे 7-8 नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आप अभी इस नॉलेज पे सही प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो जो सेल्स पे उसने वो ऐड किया डिस्पोजल वो लेस करवा देते हैं, जो उसने एसेट को लेस किया हुआ उसको ऐड कर देते हैं, वो 4-5 एडजस्टमेंट ठीक कर लेते हैं, तो आपके 8 नंबर हो गए। और ये 8-9 नंबर अगर आप निकाल रहे हैं थोड़ा बिजनेस करके, अगर आप इसको 12-14 पे ले जाए पेपर पास हो जाता है। मैंने अभी तक आपसे पूरे सेशन में कहीं नहीं कहा कि 100 नंबर निकाल लें, 50 निकाल लें। सवाल 19 नंबर का है, 19 का 50 कितना बनता है 8 तो आप इस नॉलेज पे ले जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस की है। थोड़ा बिजनेस के रूल्स याद कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, यू कैन इजीली सिक्योर अप टू 14 नंबर। ये सिर्फ इस एक सवाल की बात है, दिस इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे आसान सवाल हमारे प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो एक चीज़ आपको लगी पता इस सारे डिस्कशन से कि ये जो उसने गिवन किया है इसमें दूसरे हेड ऑफ इनकम भी है, इसमें बिजनेस भी है। तो अब मुझे ये चीज़ समझ लग गई, मैं सवाल पढ़ूंगा तो मैं अन्यवा बिजनेस का सवाल सॉल्व करने नहीं बैठूंगा। मैंने सवाल पढ़ा, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ी, मुझे लग गया पता ये प्रॉपर्टी की है। मैं पहले हेडिंग दूंगा इनकम में प्रॉपर्टी की, सबसे पहले वो एडजस्टमेंट सॉल्व की, प्रॉपर्टी की, 3 नंबर सिक्योर कर लिए। अब कितने रह गए? 16। तो सबसे पहले आपने सवाल पढ़ के इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है, बाइफ्रिकेट करना सीखना है कि कौन सी इनकम जानी कहाँ पे है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे, मैंने आपको स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 26 तक की सवाल करवाने, सबसे मुश्किल सवाल यही है। हर सवाल में 2-3 एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में बिलोंग कर रही होंगी। बेसिकली जो अदर इनकम होगी, अदर इनकम में उसने ये सब कुछ गिवन किया होगा, अदर इनकम दूसरे हेड में जाएगी। उसने डिविडेंड रिसीव को ऐड किया होगा, हम कहाँ लिख देंगे जाके एफटीआर में। उसने कैपिटल गेन को यहाँ पे लिखा होगा शेयर्स बेच के, हम कहाँ ले जाएंगे कैपिटल गेन, जो हम पढ़ के हैं कैपिटल गेन्स में। उसने इंटरेस्ट रिसीव को यहाँ ऐड किया होगा, हम कहाँ ले जाएंगे एफटीआर में ले जाएंगे। उसने एग्रीकल्चर इनकम ऐड की होगी, हम कहाँ ले जाएंगे एग्जाम्प्ट इनकम ले जाएंगे। भाई यहाँ नहीं आनी, ये चीज़ बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगी। तो इस बिजनेस के सवाल में जो सबसे आसान एरिया जो आपको पास करवाने के लिए है कि सवाल पढ़ो बिजनेस का, उसकी अदर इनकम को पकड़ो, इसको पकड़ो अदर इनकम को, और देखो अदर इनकम कहाँ कहाँ लिखी हुई है। वो अदर इनकम जो उसने बिजनेस में लिखी है 90% वो किसी और हेड से बिलोंग करती होगी, मोर देन 90%। हम जितने सवाल पकड़ लेंगे हर सवाल की अदर इनकम किसी दूसरे हेड से क्या करती होगी, बिलोंग करती होगी। तो 2 मिनट का काम है, आपको प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी आती है, आपको अदर सोर्स कैलकुलेट करना था। फॉर एग्जांपल इसी सवाल में लिखा होता कि आपने एक बिल्डिंग विद मशीनरी किराए पे दी हुई है, कहाँ जानी है अदर सोर्स में, कहाँ लिखते हैं भाग के अदर सोर्स में। लिखा होता कि जी इसने 10 लाख का गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ऐड किया, हमें पता है लैंड बेचेंगे, कहाँ रहेगा कैपिटल गेन में। उसने शेयर्स के ऊपर 6 लाख गेन ऐड किया हुआ है, यहाँ पे उसने ऐड किया हुआ है, यहाँ लेस करवाते हैं, कहाँ ऐड करते कैपिटल गेन में। तो बिजनेस के सवालों में जितना बड़ा सवाल होता है इसमें 30 से 40% एरिया उन अदर इनकम्स का है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, जो आपको आती हैं। ये पूरे सवाल में शायद 1% मुश्किल हो, भाई ये आसान एडजस्टमेंट है, इनको पहले कर लो। हेडिंग दो प्रॉपर्टी लिख लो, हेडिंग दी कैपिटल गेन लिख लिया, हेडिंग दी अदर सोर्स लिख लिया, ये 5 मिनट में हो गए। 5 मिनट में 3 हेड्स हो गए। अब उन 3 हेड्स की जो आसान एडजस्टमेंट थी 7-8 नंबर होंगे, तो भाई 19 में से 19 ही लेने, 19 में से 15 लेने हैं, 7-8 नंबर यहाँ पे हो गए। अब हेडिंग दी बिजनेस की, सवाल शुरू किया बिजनेस का, कुछ चीज़ें सही कुछ चीज़ें गलत, पेपर मेरा पास। ये है अप्रोच बिजनेस करने की। इफ़ यू आर गोइंग विद दिस अप्रोच तुम्हारा बिजनेस का सवाल 100% हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर। अगर आप इस अप्रोच से नहीं चलेंगे, वही तकियानूसी जी प्रॉफिट ऑन टैक्स ऐड करें, ये करें वो करें, एंड पे करें तो स्ट्रगल करो। अपने लिए आसानी पैदा करनी है, ये चीज़ सिखा दी है। और इस चीज़ को हर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ऑप्ट करो, दैट अप्लाई इन दैट थिंग इन रिपोर्टिंग, अप्लाई दिस थिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपकी ज़िंदगी आसान है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पास करना सबसे आसान होता है, उसमें याद इतना करना पड़ता। गेम सारी कैलकुलेटर की होती है, नंबर्स की होती है, थेरी हिसाब है, उसमें रट्टे मारने पड़ते हैं, क्योंकि आई कैप रट्टे वाली चीज़ पूछता है ज़्यादा, 40% रट्टा है, वो मुश्किल है। न्यूमेरिकल सबसे आसान चीज़ें हैं, बिकॉज ये जितना सवाल पड़ा है ना, इन सवालों में अब तक कैलकुलेशंस क्या है, कोई भी नहीं है। उसने चीज़ यहाँ लेस की है, उधर ऐड करानी, देख के ऐड करनी है, देख के उसने ऐड किया वहाँ लेस करा देनी है। तो रूल्स ही कोई नहीं है, सारी गेम किसकी है, कैलकुलेटर की है। तो ये अकाउंटिंग का किया, हमने क्या करना है, इसको एज पर टैक्स कन्वर्ट करना है। तो इसने निकाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब हम इस प्रॉफिट को नहीं मान रहे, हम इस टैक्स को मानेंगे? हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे ये पकड़ो, इसमें सारी एडजस्टमेंट्स करो, हमें नया प्रॉफिट निकाल के दो। तो हम क्या करेंगे, जब हम एज पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम हमेशा अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किसमें से? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब 2 चीज़ें हैं, इनएडमिसिबल और एडमिसिबल। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे
ये हम टैक्स के लिए कर रहे हैं, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या वर्ड है? इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब है ये वो खर्चे थे जो टैक्स वालों ने कहा था नहीं करने, लेस नहीं करवाने, और आपने क्या करवा दिए हैं? लेस करवा दिए हैं। तो सारे वापस ऐड करो, सारे वापस ऐड करो। या इसके साथ आ जाएगा एडमिसिबल इनकम। एडमिसिबल इनकम का मतलब है कि वो इनकम टैक्स वालों ने कहा था ऐड करो और तुमने यहाँ पे ऐड नहीं की, तो क्या करो? ऐड करो। अब देखें कौन कौन से खर्चे टैक्स वालों ने कहा था नहीं करने और आपने किए हुए हैं। अभी हमने पढ़ा टैक्स वाले जो हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, लेस करवाई, इन्हें कहा नहीं हो सकती, क्या करो? ऐड बैक करो। टैक्स वाले अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को नहीं मानते, लेस किया इसने, क्या करो? ऐड बैक करो। टैक्स वाले इम्पेयरमेंट लॉस को नहीं मानते, वो कहते हैं व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट लॉस, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हम तो करके आए हुए CSS BA किया, लग गया, फिर हम तो जाहिल हैं, क्या करो? ऐड बैक करो। टैक्स वाले रीवैल्यूएशन लॉस को नहीं मानते, आपने बड़ी तरीके से बड़ा एफिशिएंसी मारी, सर रीवैल्यूएशन लॉस है, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, ऐड बैक करो। आपने यहाँ पे क्या लेस किया था? लॉस ऑन डिस्पोजल, उसने कहा भाई कड़ा लॉस, जब तुम्हारे डेप्रिसिएशन को ही नहीं मान रहा तो मैं तुम्हारा लॉस मानूंगा नहीं, ऐड बैक करो। आपने कहा सर प्रोविजंस, उसने कहा मैं नहीं मानता, ये शहबाज शरीफ है, मैं नहीं मानता, हबीब जाली वाला, तो क्या कहो? ऐड बैक करो, करवा दी। आपने ज़कात लेस की थी, क्या ज़कात एक्सपेंस अलाउ है? उसने कहा भाई ज़कात पे की है, जाके अलाउंस क्लेम करो। आपने जो डोनेशन है क्या किया है? एक्सपेंस, मानता है? उसने कहा नहीं, ये क्या है? रिबेट है। तो आप क्या करोगे? वो ज़कात जो है उसको क्या करोगे? ऐड बैक करोगे। जो आपकी डोनेशन है वो क्या करोगे? ऐड बैक करोगे। ऐसा क्या कर दिया आपने? ऐड बैक। मतलब ये वो सारे खर्चे जो FBR ने कहा था नहीं करने, आपने किए हैं, क्या करने हैं? ऐड बैक। कोई रूल नहीं बता रहा आपको कि भाई ये रूल याद करो, जैसे करके आए थे कि 5% ऑफ गाड़ी हो या ये वो। दिस इज़ नॉट लाइक दैट के रूल ना सेल टैक्स के। ये सबसे आसान है कि आपको सवाल भी गिवन है और सवाल में चीज़ें लेस भी हुई हैं, भाई उनको देख के बस क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने सैलरीज पे की हैं और सैलरीज आपने कैश में पे की हैं, टैक्स वाले क्या कहेंगे? भाई नहीं मानते, ऐड करो। क्या बदतमीजी है ये? तो सारा कुछ क्या करवाएगा? ये ऐड बैक करवाएगा। तो वो तमाम एक्सपेंसेस, क्या वो तमाम एक्सपेंसेस जो टैक्स वालों ने कहा था लेस नहीं करवाने और आपने लेस करवा दिए हैं, वो सारे क्या करने हैं? ऐड बैक। क्या करने हैं? ऐड बैक। हमारे सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसको सेक्शन नंबर 21 कहते हैं। जिसको ये आ गया उसका बिजनेस हो गया। वो तमाम एक्सपेंसेस जो टैक्स वालों ने कहा था ऐड लेस नहीं करवाने, लेस करवा दिए, ऐड बैक करो। ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसे इनकम है जो टैक्स वाले कहते हैं ऐड करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने निकाला टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल, आपने एसेट बेचे, उस पर टैक्स गेन आया, कहते हैं ऐड करो। तो यहाँ के टैक्स गेन ऐड हुआ है, किया, उसको पता नहीं अकाउंटेंट को, तो यहाँ भी क्या करवाएंगे? ऐड करवाएंगे। तो इन सब को हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐड कर देंगे। इन सब को हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम वो तमाम चीज़ें जो अकाउंटेंट ने लेस करवाई थी, टैक्स वालों ने नहीं माना, हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। क्या कहलाया? इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर। अब कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो टैक्स वाले कहेंगे लेस करवाओ और अकाउंटेंट ने यहाँ लेस नहीं किए, क्या करवाने हैं? लेस। कुछ ऐसी इनकम होंगी जो अकाउंटेंट ने ऐड की हैं, टैक्स वाले नहीं मानते, वो हम क्या करेंगे? लेस करवा रहे होंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? लेस एडमिसिबल
एक्सपेंसेस या इसमें आ जाएगी इन एडमिसिबल इनकम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिसिबल एक्सपेंसेस? एडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब है कि टैक्स वाले कहते हैं कि तुम ये खर्चा लेस करवा लो, तुम ये खर्चा लेस करवा लो। अब वो कौन कौन से हैं, चंद एक ही हैं ये। बेसिकली अगर हम बात करें ना एडमिसिबल एक्सपेंसेस की, तो ये आ जाएगी हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन, कि जो टैक्स के रूल्स के मुताबिक हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन वो लेस होनी चाहिए, तो हम इसे क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी टैक्स रूल्स के मुताबिक अमोर्टाइजेशन लेस होनी चाहिए, हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। उसके बाद होना चाहिए टैक्स रूल्स के मुताबिक टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल लेस होना चाहिए, हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। फिर जैसे हम लगे पढ़ेंगे आगे एंटरटेनमेंट के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं एट्सेट्रा, वो लेस होने चाहिए, हम क्या करवा देंगे, लेस। मतलब ये वो खर्चे हैं जो टैक्स वाले कहते हैं लेस करवाओ, अकाउंटेंट ने चूंकि लेस नहीं किए हुए थे तो हमने क्या किए, लेस करवा दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्ड इनएडमिसिबल इनकम। देखें ये था इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल का मतलब होता है डिसअलाउड। क्या, डिसअलाउड, कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते। खर्चा लेस करवाया था, नहीं कर सकते थे, ऐड बैक किया। अब इनएडमिसिबल इनकम का मतलब क्या है कि इनकम तुमने ऐड की हुई है, नहीं कर सकते तो क्या करवानी है, लेस। रेंट पे दी प्रॉपर्टी, रेंट आपने यहाँ पे ऐड किया, लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं, रेंट कहाँ जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो जो आपने रेंट यहाँ पे लिखा होगा वो रेंट क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। रेंट रिसीव्ड मैं लिख देता हूँ, देखो किसका पार्ट बनेगा, आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। आपने लिखी होगी एग्रीकल्चर इनकम, ये क्या होती है, एग्जेम्प्ट। अकाउंटेंट ने बिल्कुल ठीक है ऐड की है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं भाई हमारा असूल है, चलो इसको लेके आपका होगा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। अब उसने बिल्कुल ठीक, आप इसके लिए वर्ड पढ़ के आते हैं अकाउंटिंग में, इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल। क्या आपने ये अकाउंटेंट ने इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज की, उसको गेन लिखा हुआ, आप कैश फ्लो में पढ़ के आते हैं, भाई उसने बिल्कुल ठीक किया था। कंपनी के पास शेयर्स थे, कंपनी ने शेयर्स बेच दिए, कंपनी को गेन हो गया, उसने ऐड कर दिया, उसने बिल्कुल ठीक किया अकाउंटेंट ने। टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपके पास शेयर्स हैं, आप शेयर्स बेचेंगे, किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का। तो भाई जो आपने उधर ऐड किया क्या करवाओ, यहाँ पर लेस करवाओ, ठीक है। आपको यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ, टैक्स वाले कहते हैं डिविडेंड जो रिसीव होगा किसका पार्ट बनेगा, एफटीआर का। तो यहाँ पे क्या करवाओ, लेस करवाओ। जो आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा, प्रॉफिट ऑन डेट किसका पार्ट बनेगा, एफटीआर का, क्या करो, लेस करवाओ। क्यों, बिकॉज टैक्स वाले कहते हैं कि ये वाली इनकम तुमने यहाँ पे एज पर अकाउंटिंग ऐड की, हम तो मानते नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें रेंट मिलेगा अलग हेड है इनकम प्रॉपर्टी, वहाँ लेके जाओ, प्रॉपर्टी के रूल्स लगाओ, प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस लेस करवाओ। तुम्हें एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है, क्या करो, एग्जाम्प्ट है। शेयर्स बेचे हैं, लैंड बेचे, कहाँ लेके जाओ, कैपिटल गेन्स में। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, एक बिजनेस है, बिल्डिंग के पास मूर्ति है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, पेंटिंग बेच दी बिजनेस ने, स्कल्पचर बेच दिया, गेन हुआ, अकाउंटेंट ने यहाँ लिखना है, अकाउंटेंट ने यहाँ लिखना है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं अच्छा स्कल्पचर है, पेंटिंग है, घड़ी है, कहाँ जाएगी, सेक्शन नंबर 38 में, कैपिटल गेन्स में। तो अकाउंटेंट ने यहाँ ऐड की, इन्होंने क्या करवा दी, यहाँ पर लेस करवा दी। तो जब आप वो तमाम खर्चे जो टैक्स वालों ने मना किए थे उनको ऐड बैक करवाया, वो तमाम खर्चे या इनकम लेस करवाई, जब आप ये लेस करवा लेंगे ना तो आपके पास एंड पे आ जाएगा, इसको हम कहेंगे यहाँ पर टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या कहेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट। इस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम रेट मल्टीप्लाई करेंगे
और हमारे पास क्या आएगा, टैक्स आएगा, जो हम क्या करेंगे, FBR को पे कर रहे होंगे। ये बिजनेस है आपका, ये बिजनेस है। दिस इज़ फॉर 19 मार्क्स, फॉर 20 मार्क्स। लेकिन इस 19 और 20 में ये चीज़ आपको आती है। उस 19 नंबर के सवाल में 6 नंबर की होंगी, 5 नंबर की होंगी, और उस 19 नंबर के सवाल में ये बड़ी एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो सिर्फ प्लस माइनस है। ये चीज़ गिवन होगी, इस चीज़ को सिर्फ इससे कन्वर्ट करना है, एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर द मार्क्स। तो ये अप्रोच है, इसको नोट डाउन कर लें, इसको समझ लें। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो बेशक जितना मर्जी बिजनेस बढ़ाओ, आपको बस एक चीज़ याद अपने माइंड में रखनी है, बिजनेस को एक्सेल करने के लिए, बिजनेस में से फुल मार्क्स लेने के लिए एक चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और वो असूल क्या है, अकाउंटेंट ने क्या किया, टैक्स में क्या होना है। वो तमाम खर्चे जो अकाउंटिंग में लेस हुए हैं और टैक्स वाले नहीं मानते, ऐड बैक। वो तमाम इनकम जो अकाउंटिंग में ऐड हुई है, टैक्स में लेस करो, उनको अपनी इनकम में ले जाओ, आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अगर जिस बच्चे को आज ये समझ आ गई है, उसका इनकम हम बिजनेस भी क्लियर है, और CR में IAS 12 का क्लियर है। इसके बाद सिर्फ एक एडजस्टमेंट डेफर्ड टैक्स की, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और उस ज़माने में जब CR में होते हैं तो ये नहीं कर रहा होता, उनको उसके समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, रटे मारे होते हैं। अच्छा डिविडेंड को ऐड करना, लेस करना है, भाई तुम पढ़ के आए हो, ये करना है। ये आपका कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड IAS 12 जो सबसे मुश्किल है, उसका 50% ज़्यादा का एरिया यही है, करंट टैक्स कैलकुलेशन। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टैक्स, करंट टैक्स, और आपका इनकम है बिजनेस। ये जिसको आ गया उसकी ज़िंदगी आसान, जिसको ना आया 55% डिस्काउंट पोस्ट बैच। ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। कल अब हम यहाँ से ऑनलाइन बात लेकर चलेंगे, और अब मैं रोज़ फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर सकता इसकी, यार सही तरह बना लें तस्वीर, ऐसी कोई तस्वीर खींच लें ताकि हम ग्रुप में शेयर कर लें, कोई अच्छी तस्वीर खींच लें इसकी ताकि हम इसको अवेलेबल कर दें। और ये अब आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए फॉर्मेट, कि इससे इस पे जाना है हमने। 20 नंबर का सवाल है, मिलते हैं कल। बताऊँगा, बताएँगे।